कौन है वो अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ, आज हम जो है गुनाकर मूले जी के द्वारा रचित जो है नागरी लिपि नामक पाठ पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का है, गोधूली का, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत ये किताब लगती है। एसटीईटी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो कवि परिचय, लेखक परिचय देख लेते हैं। हाँ, गुनाकर मूले जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी, मतलब इनकी मातृभाषा जो है मराठी थी, या जो शिक्षा की माध्यम था वो मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी। फिर वे वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। 2009 में मूले जी का निधन हो गया। तो इसका मतलब अभी बहुत जल्दी में जो है इनका निधन हुआ है, 2009 में। गुनाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य क्षेत्र का बड़ा ही व्यापक है। कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 20 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस तरह से हैं। कौन कौन से हैं? अक्षरों की कहानी, भारत, इतिहास और संस्कृति। इसके बाद है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। ये इनकी जो है रचनाएं हैं। मंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, और फिर अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुनाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। कौन सी पुस्तक है? अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्रस्तुत निबंध गुनाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चैप्टर है ये किस पुस्तक से लिया गया है, या किस जो है रचना से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रभावपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। तो जो देवनागरी लिपि है उसकी जो बारे में तमाम जानकारियां हैं इस निबंध के माध्यम से हमको मिलेंगी। और इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। और ये कहाँ से, किस निबंध से ली गई है? ये ली गई है भारतीय लिपियों की कहानी नामक निबंध से ली गई है।
ये 2 क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। और आदर्श वाचन कौन करेंगे, कोई बताएं। आवाज़ जा रही मेरी? जी हाँ सर, आवाज तो आ रही है। जी हाँ ठीक है। वाचन करिए, कौन करेंगे सबसे पहले? मैं करूँ सर? जी, आपका क्या नाम है? राधा। जी राधा जी करिए। नागरी लिपि। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसपुरा व नेवाड़ी भाषाएं भी इस लिपि में लिखी जाती हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी विभिन्न दिखलाई देती हैं, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलता है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त आगे कोई और पढ़े, अगला और कोई पढ़े, अगला। यस सर, पढ़ रही हूँ। जी, आपका नाम? रिंकी। जी रिंकी जी पढ़िए। सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नवी डालने वाले महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ सूफी
लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद के महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, पीर शाह आदि ठीक है, अगला अगला कोई ने और भी पढ़े। अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था। रिंकी जी, उस पर राम सीता की हाँ आगे और किसी को पढ़ने दीजिए, दूसरा कोई पढ़े। राम सीता की एकता जी, हाँ कौन जी? सुजाता सर। हाँ सुजाता जी पढ़िए। के बाद के मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, कठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाकभुक्ती, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं, 9वीं, 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि यह इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही यह नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंद नागरी क्यों कहते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देव नगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देव नागरी पड़ा। स्पष्टतः यह संकुचित मत है। अलबेरून ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह सब और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि नागरी
शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पाटलिपुत्रम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम प्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपनी लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि को होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है। बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है: हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं 11वीं सदी के लिपि में लिखी। ठीक है, आगे दूसरे किसी को पढ़ने दीजिए। और थैंक लोग यू सर। जी थैंक यू। और कौन पढ़ेंगे? सुनीता जी आप पढ़े हैं? सुनीता जी 2 लोग हैं। जी सुनीता जी। हाँ, नवीन कुमार, आपको आवाज जा रही है? नवीन कुमार जी। हाँ, एकता जी। यस सर। जी आप पढ़िए। हाँ, तो दिखाई नहीं पड़। हाँ अब दिखाई पड़ रहा होगा। जी दिखाई दिया? नहीं। ओके, 1 मिनट मैं शशिकला जी। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया था। जी
अब दिखाई दे रहा है? एकता जी? हाँ सर। जी। कहाँ से पढ़े सर? हाँ, जो दिखाई दे रहा है वहीं से, नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी। अच्छा। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित सही ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन परिवार से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरिक लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का सामगंड दानपत्र है। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंतिदुर्ग के बाद इसका कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? जी, नागरी लिपि है। शशिकला जी? दंतिदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण जी हाँ। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेड़ की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराज ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण देव प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में ही विस्थापित हो गया। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं लोग? नागरी लिपि। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अच्छी से शिलाहार शासक केसीदेव का एक शिलालेख मिला है जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और उसकी लिपि नागरी है, परंतु दीवे आगर ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लेख में लिखा गया वह ताम्रपट 260 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमतेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगा राज करवीले। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुंड राज्य करवीले। यह लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में। देवगिरी की राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। ताम्रपात्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण की पश्चिमी के लेख भी नागरी लिपि में है। जी शशिकला जी आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? जी आप पढ़िए। हेलो सर। जी सुनीता जी।
जी पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है सर? उड़ीसा से। जी उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंगवंश के कुछ शासकों के लेखक नागरिक लिपि में भी मिलते हैं। नागरिक लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण आवाज नहीं आ भारत रही है। आवाज आ रही है, आपके सर, यहाँ प्रॉब्लम होगी। आवाज आवाज नहीं जा रही जी सर। आ रही है, आप पढ़िए। मिले हैं। दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश से राजा बरगुण के पल्लियम ताम्रपत्र पर पत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज एक और मिहिर भोज महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित नागरी लिपि में है। धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ा और बेतम्मा दान पत्र क्रमशः कुंगड़ विजय तथा कुंगड़ विजय पूर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतवा इंदौर के समीप दान पत्र 1020 ईस्वी का है। हमने जी बाकी मैं पढ़ दूं सर? जी जी पढ़िए। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों का संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। समाप्त। जी समाप्त हो गया। और ये जो है पूरा चैप्टर जो है देवनागरी लिपि के ऊपर है, और इसमें कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, उसका नामकरण कैसे हुआ है, और पूरा बाकी था बच्चा कॉल करने लगा था। जी हेलो जी जी ठीक है रिंकी जी। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बच्चा शोर करने लगा कि जी कोई बात नहीं है, होता है। जी 1020 ईस्वी का है। पढ़ दे सर। नहीं नहीं रहने दीजिए, अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमने उन्हीं आराम 3 लाइन और है। हो गया है पढ़िएगा तो पढ़ेंगे। जी सर। हाँ ना बहुत बदमाश है। हाँ ठीक है। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है नागरी लिपि। जी जी राधा जी, तो हम लोग पहले इसका जो डिस्क्रेसिव मतलब कि व्याख्यात्मक प्रश्न है इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल जो है ऑब्जेक्टिव वाला करेंगे। पहला है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है, कोई बताना चाहेगा? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इसके बाद अक्षरों में स्थिरता आने लगी। जी बिल्कुल सही है। अगला है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? मराठी, जी तमिल, मलयालम, तेलुगु। जी जी
हिंदी, नेपाली। नेपाली। जी। तमिल मराठी होगा ना सर? मराठी तो है, मराठी तो है, तमिल शायद नहीं होगा, तमिल का नहीं। तमिल का नहीं है। सर संस्कृत, हिंदी, नेपाली, नेवारी, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगधी आदि भाषाएं लिखी जाती है सर। जी जी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय भाषाओं से देवनागरी का संबंध बताया? सर एक बार और क्वेश्चन बोलिए। लेखक ने किन भारतीय भाषाओं से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है सर। ठीक है। नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उनका उल्लेख किया है? नंदी नागरी देवनागरी लिपि को कहते हैं सर। जी। भारतीय लिपियों से देवनागरी, महाराष्ट्र के राजपूत राजाओं के समय नंदी नागरी की लिपि होने के कारण यह देवनागरी लिपि कहलाने लगी। जी जी। अगला है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। कहाँ कहाँ से नागरी लिपि के जो है लेख प्राप्त हुए थे? नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का सामांगंड दान पत्र पर 754 ईस्वी का है। जी। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी लकीरें या ठोस त्रिकोण है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरों अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है। ठीक है। अब कोई दूसरा भी बताए। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? एकता जी, आप बताइए। बताए सर। जी। सर इसका आंसर नहीं आता है। अच्छा, कोई दूसरा और बताइए जिनको आता हो। पाटलिपुत्र से सर। जी। हेलो। जी जी। जी सर। जी नवीन जी, बताइए। कौन सा सर? हाँ, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? पहचान सर ये है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी है, लेकिन अक्षरों पर लंबी लकीर। और लोग अपना माइक म्यूट कर दें। ऊपर जाती है।
जी एक बार फिर से आप दोहराइए। और किनका माइक? एक मिनट। राधा जी आपका माइक ओपन। 7 नंबर का सर ना, ये उत्तर भारत में किन शासकों का प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? नहीं, ये वाला था। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? जी सर, पहचान ये है कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी लकीरें या ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर लंबी लकीरें अक्षर की चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जाती है। बस यही पहचान है सर। जी। और अगला है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में कोई और बताए जिनको पता हो। भारत में सर, उत्तर भारत में सर गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज का शायद कुछ ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा अभी। और कोई बताएं जिनको पता हो। राधा जी, एकता जी। जी सर बता रहे हैं, आ गया सर दिमाग में, देख लिए सर, किताब में ही है ना, यहाँ पे लिखा हो। उत्तर भारत में सर गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक कन्नौज में शासन करते थे, जिसमें मिहिर भोज महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज 840 से लेकर 881 ईस्वी तक शासन किया था। उनका ग्वालियर प्रसिद्ध पत्र देवनागरी लिपि का लेख है। जी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? हमें बताए सर। हाँ बताइए। नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में जी संप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरिक शब्द नगर से संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहां के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभवतः पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। इसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। जी। बनारस के बारे में कुछ कहा गया है ना कि देवों की नगरी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहना है? पटना से नागरी, अच्छा ये तो आपने बता दिया। नागरी लिपि कब एक सार्वदर्शिक लिपि थी? हाँ कोई और बताए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदर्शिक लिपि थी? सर कानी मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। जी। और हाँ अगला है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार विदेशी था। अच्छा। विदेशी थे, ये भारत आकर बस गए 8वीं सदी के
पूर्वाधि में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इसका अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिने जाते थे। जी, ठीक है। अगला है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। ये तो काफी विस्तृत होगा, चलिए कोई बात नहीं है। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। भाषा की बात, ये वाला आप लोगों को जो है होमवर्क में करके भेजना है। जो कुछ भी है इसमें संज्ञा है, संज्ञा बनाना है, समाज विग्रह करना है, पर्यायवाची लिखना है और भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना है। ये आप लोग होमवर्क में भेजिएगा और कल हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो शब्द निधि है, इसको भी जो है शब्दार्थ भी देख लीजिएगा आप लोग। जैसे लिपि है, लिपि का क्या अर्थ होता है, ध्वनियों के लिखित चिन्ह, नागरी है तो नगर की या शहर की, अनुकरण है तो अनुकरण का अर्थ होता है नकल। ब्राह्मी एक प्राचीन भारतीय लिपि है जिससे नागरी आदि लिपियों का विकास हुआ। पोथियाँ, पुस्तकें या ग्रंथ। टकसाल, जहाँ सिक्के ढलते हैं। राम सीता, अस्तित्व, पहचान या सत्ता। हस्तलिपि, हाथ की लिखावट। आदलेख, अत्यंत प्राचीन लेख। विद्यानुराग, विद्या से प्रेम। ये सारा है। इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप लोग करके आइएगा। और जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा इसकी पूरी जो है रिकॉर्डिंग हुई है, तो आप लोगों की वॉइस भी रिकॉर्ड हुई है, तो इसको यूट्यूब पे डाला जा सकता है ना? आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे। तो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उस पर चर्चा करेंगे। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इस चैप्टर से संबंधित आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि इस चैप्टर से संबंधित ठीक तो आ रहा है। जो भी प्रश्न होंगे उन पे हम कल चर्चा करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस तरह से ये लाइव क्लास थी जिसमें कि जो है सारे बच्चे पढ़ रहे थे। एसटीईटी के बच्चे जो एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जिसमें कि एसटीईटी हिंदी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट के लोग भी हैं वो भी जुड़ सकते हैं। संस्कृत का ग्रुप है, सामाजिक विज्ञान का ग्रुप है और सीटेट का भी ग्रुप है। तो इन जिससे आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिक्षक एकेडमी से संबंधित कोई भी सूचना या जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन अलाउ नहीं है लेकिन व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9919 15 17 04। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपके जो है प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।